बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में। ओके, तो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एमपीपीएससी से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपका अमेंडमेंट संशोधन। वनडे एग्ज़ाम्स में आपके एसएससी बैंक और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिए, तो इससे भी आप काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसको जो है मिनी संविधान या लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसमें संक्षेप में बताया गया है, देखो। तो ये अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए हैं, काफ़ी विषय जोड़े गए, है ना, बदले गए और हटाए गए। तो इसे पढ़ लेंगे और ये इसी वीडियो में जो है ना आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, और अब आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखेंगे तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया ये संविधान संशोधन अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। ठीक है, सब मैंने अभी जस्ट कहा कि संविधान संशोधन है ये, और बहुत बड़ा संविधान संशोधन था अभी तक का। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल की अगर अपन बात करें तो ये सन 1975 से 77 के बीच में लगाया गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तो ये लगाया गया था। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना लगाए जा चुके हैं, है ना। एक भारत चीन युद्ध के तहत लगाया गया था। ओके, एक आपका भारत पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब लगाया गया था। ओके, तो ये तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था जो कि आपका 1975 से 77 के दौरान लगाया गया था। ठीक है, लगाया गया था आपातकाल, और इसी दौरान जो है ना संविधान संशोधन किया गया ये, जो कि 42वां संविधान संशोधन इसको बोलते हैं 1976 में। तो इसके द्वारा आपके भारतीय संविधान में 2 नवीन अध्याय क्रमशः 4 का और 14 का, 14 का, है ना, 9 अनुच्छेद जोड़े गए। तो इस भारतीय संविधान में 2 नवीन अध्याय जोड़े गए, है ना। 4 का जोड़ा गया आपका, 4 का के तहत आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसमें प्रारंभ में स्टार्टिंग में अगर अपन देखें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ के अब जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। ठीक है, तो 4 का जोड़ा गया, आपका मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 14 का के तहत आपके प्रशासनिक अधिकरण आते हैं, है ना, ट्रिब्यूनल्स आपके, जो कि जोड़े गए। 300 अनुच्छेद 323 ए के तहत जो है ना आपके इसमें प्रावधान दिए गए हैं। और अगर अपन बात करें तो 9 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, इसके तहत 9 अनुच्छेदों को और जोड़ा गया, साथ ही 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी व्यापकता के कारण ही इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो जैसा कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था इसीलिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है इसीलिए। ठीक है, होगा। अब इसके द्वारा क्या क्या आपके संशोधन किए गए वो जान लेते हैं। तो संविधान की पहली बात तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत किन 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो समाजवादी आपका, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए। ये बात आपको याद रखनी है। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व आपके आर्टिकल जो है ना अनुच्छेद भाग 4 में दिए गए हैं, है ना। अनुच्छेद 36 अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक, है ना। तो आर्टिकल 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओके, ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो ये आपके दिए गए हैं। तो इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा बड़ा बताया गया। ठीक है, कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना वो मौलिक अधिकारों से बड़े होते हैं, ये बताया गया। संविधान में भाग 4 का जोड़कर अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग बताया कि भाग 4 का जोड़ा गया, 4 का के अंतर्गत आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों में आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे।
प्रारंभ में। ओके, तो आपका 11वां अनुच्छेद, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो आपको बताना है। आप तो सब लोग पढ़ ही रहे होंगे। ओके, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, है ना। और अनुच्छेद 51 का में बताए गए हैं आपके पूरे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 10 थे प्रारंभ में और उसके बाद में एक अलग से जोड़ा गया। अब आपका ये आ गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद, ये आपका बताया गया है 39 का के तहत, ठीक है। 39 का जो है ना जोड़ा गया, इसमें ये बताया गया है कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान यानी विधिक सहायता सबको मिलनी चाहिए। ये आपकी 29 का जो है ना वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो जब मैं नीति निर्देशक तत्व हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसका डिस्कशन भी कर लेंगे अच्छे से। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का के तहत जोड़ा गया। तो उद्योग आपके इंडस्ट्रीज जो भी हैं उसके मैनेजमेंट के लिए कर्म, उसके अंतर्गत जो भी काम करते हैं लेबर, है ना, उनकी भागीदारी, है ना। और कर्मकारों मतलब लेबर ही नहीं कहेंगे अपन, इसमें अपन ये कहेंगे कि लोग वहाँ कर्मचारी जो भी होते हैं, कर्मचारी वर्ग, है ना, वर्कमैन, तो उनको उनके प्रबंध में, है ना, भागीदारी उनकी होनी चाहिए। तो ये अनुच्छेद 43 का के तहत, है ना, ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा अनुच्छेद, ये आपका अनुच्छेद है 48 का, ये भी आपका 48 का जोड़ा गया। 48 का के तहत पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना, उसमें वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये अनुच्छेद 48 का के तहत इसमें जोड़ा गया। और ये आपका एक नीति निर्देशक तत्व है, ये भी, है ना, ये पहले नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, है ना। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। अगर मंत्रिपरिषद कोई भी सलाह या सहायता देती है ना, तो राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा, इसके लिए बाध्य किया गया उसको। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पर, तो उन्होंने अपनी काफ़ी मनमानी की, तो लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल उन्होंने 6 वर्ष किया गया, पहले 5 वर्ष था, है ना। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ देश के किसी एक भाग में भी आपातकाल लगा सकता है। ओके, तो राष्ट्रपति को पूरे देश के साथ साथ किसी एक भाग में भी आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया। आपको जैसा कि पता ही है कि आपातकाल लगाए जाते हैं 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत, है ना। तो ये 3 आपातकाल आपके लगाए जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी और एक वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये सब तीनों अनुच्छेदों में दिए गए हैं। तो इसमें आपका बस यही आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति अब पूरे देश के साथ साथ किसी एक भाग में भी आपातकाल लगा सकता है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए कोरम या गणपूर्ति संबंधी प्रावधान समाप्त किए गए। ओके, तो संसद हो, है ना, संसद हो या राज्य के विधानमंडल हो, है ना, संसद में आपके लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में आपके विधानसभा, विधान परिषद, तो उनमें कोरम और गणपूर्ति होता है, उसके प्रावधान समाप्त किए गए। तो कोरम और गणपूर्ति आपका जो रहता है ये एक चैप्टर है ना। भाग 3 में आपका दिया गया है क्या, भाग 3 में आपके जो है भाग 5 में आपका संघ का चैप्टर दिया गया है ना। और भाग 6 में आपका जो है ना स्टेट का चैप्टर दिया है, राज्य का चैप्टर दिया गया है। तो उसमें आपकी विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है ना। संसद में अगर जाएंगे आप तो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो इनमें क्या गणपूर्ति या कोरम होता है ना, कि इतने कम में सदस्यों में जो है ना उसकी संसद की कार्रवाई नहीं की जा सकती, है ना, उसका संचालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इतने सदस्य मौजूद नहीं होंगे तो उसकी बैठक नहीं की जा सकती। तो ये गणपूर्ति संबंधी प्रावधान जो है ना समाप्त कर दिए गए 1976 में, क्योंकि कितने भी सदस्य बैठ लो, कम हो तो भी वो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कार्रवाई की जाएगी, है ना, संचालन किया जाएगा संसद का या राज्य विधानमंडलों का। अब संसद को लाभ के पद के निर्धारण का अधिकार दिया गया, ठीक है। संसद जो है ना अब लाभ के पद का निर्धारण कर सकती है कि कौन कौन से लाभ के पद रहते हैं, उसका निर्धारण यानी उसका डिसीजन केवल कौन लेगा, ये संसद लेगी, ठीक है। वो बता सकती है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं अपने लाभ के पद होते हैं ना। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाते हैं आपके
उसमें कुछ नियुक्ति की जाती हैं, है ना। आपके संविधान के अंतर्गत कुछ नियुक्तियों का प्रावधान दिया गया है ना। जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, और भी बहुत सी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, है ना, महाधिवक्ता, ओके, महान्यायवादी। तो ये सब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो केंद्र को यह अधिकार होगा कि वह राज्यों में सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। तो केंद्र को अधिकार दे दिया गया कि वो राज्यों में सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती हैं। और अंतिम और भी प्रावधान हैं वैसे। तो ये जो है ना आपके मेन इम्पॉर्टेंट थे, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की है। और पूरे अनुच्छेदों को तो वैसे भी नहीं पढ़ा जाता है संविधान के तहत, अनुच्छेदों को और संवैधानिक संशोधनों को, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूछे जाते हैं, जिनसे आपको सिलेक्शन लेना है, बस वही ज़रूरत है, उन्हीं की ज़रूरत है। तो वही पढ़ें केवल, ज़्यादा दिमाग जो है ना इधर उधर ना खर्च करें बेफालतू फिजूल का। तो देखें लास्ट वाला बताया गया है, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो वन संपदा हो गया, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये सारे विषय जो थे पहले राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, लेकिन इन्हें समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके भाग 7 में सूची दी गई है, ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची के तहत कर दिया गया इन सभी विषयों को, मतलब कि इस पर कानून जो है ना अब राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। 42वां संविधान संशोधन था ये पूरा संक्षेप में, और काफ़ी अच्छे से हमने जाना। और ये मेरे हैंड रिटन ही जो थे आपके लेखन था, हाथ से लिखा हुआ, जो मैंने अपना तैयार किया है। जब मैं पढ़ता हूँ तो ये मेरे ही नोट्स हैं, ओके। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इन्हें बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो, है ना। मैं उसका आपको उत्तर दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।